हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। हाँ जी, तो देखिए भाई, हम जो आज एक जो हमारा लास्ट टॉपिक रहता है टीचिंग मॉडल्स, ठीक है ना। टीचिंग मॉडल्स ये हमारा लास्ट टॉपिक रहता है भाई। शिक्षण प्रतिमान इसको बोलते हैं। ये आज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल्स। देखो भाई, ये आपका सिलेबस मेरे पास है और इसके अंदर आपका ये लास्ट टॉपिक आपका रह गया टीचिंग मॉडल्स वाला। इसके अंदर पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो टीचिंग मॉडल्स है वो होते क्या हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एडवांस ऑर्गेनाइजर। फिर क्या बात करेंगे, एडवांस ऑर्गेनाइजर की बात करेंगे कि जो बच्चे के अपने प्री नॉलेज देखनी है, ठीक है। उसके बाद है जी कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, कि बच्चे कॉन्सेप्ट को कैसे अटेन कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। उसके बाद आएगा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कि आप जो बच्चे को सिखा रहे हो, इंफॉर्मेशन जो बच्चों को दी जा रही है उसका प्रोसेस वो कैसे हो रही है। उसके बाद आएगा इंक्वायरी ट्रेनिंग, आप इंक्वायरी करोगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर 4 प्रकार के जो मॉडल है ना वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक तो एडवांस, एक कॉन्सेप्ट, एक इंफॉर्मेशन और एक क्या है इंक्वायरी ट्रेनिंग। बस ये लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक। इसको करवाने के बाद आपकी जो साइकोलॉजी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलो जी बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये जानना है कि जो टीचिंग मॉडल है वो होते क्या हैं, टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो, कोई भी अध्यापक जब बच्चे को स्कूल के अंदर पढ़ाता है तो क्या है कि अध्यापक को बच्चों के लिए पहले मॉडल जो है ना वो तैयार कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप क्लास के अंदर जा रहे हो और जाने के बाद आप सोचोगे कि आज मुझे कौन सा लेसन करवाना है। मतलब कि जब भी टीचर क्लास के अंदर जाए तो वो क्लास में जाने से पहले अपना एक मॉडल, एक प्रतिमान, एक प्रतिरूप तैयार करके जाए कि मैंने बच्चे को ये पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है, ऐसे बच्चे की आउटपुट आएगी, है ना। और ये इसके तत्व होते हैं, ये इसके कार्य हैं टीचिंग मॉडल के। हमें पता तो होना चाहिए ना कि जो हम टीचिंग मॉडल तैयार करके लेके जा रहे हैं उसके कार्य क्या क्या हैं, या आप यूँ कह सकते हो उसके लाभ क्या क्या हैं, और उसके तत्व, उसके एलिमेंट्स क्या है। आप किन किन तत्वों का वहां पर ध्यान रखोगे, कौन कौन से तत्व उसके अंदर होने चाहिए। तत्व का मतलब क्या, कि जैसे आप लोग चाय बनाते हो, आप लोग क्या बनाते हो, चाय बनाते हो। तो आपको पता है कि चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दूध भी चाहिएगा, हमें चाय पत्ती भी चाहिएगी, और हमें क्या चाहिएगी, चीनी भी चाहिएगी। ये तीनों चीज अपने को चाहिएगी, है ना। दूध होना चाहिए, चाय पत्ती और चीनी, तीनों चीज तो कंपलसरी है ना। इसके बगैर तो चाय बनेगी नहीं। अब देखो, दूध ना हो, पानी हो, चाय पत्ती, चीनी, तो चाय थोड़ी ना बनेगी। हाँ, पानी ना हो तो दूध हो, दूध में पत्ती निकाल लो भाई, बन जाएगी चाय। तो ये क्या है, ये एलिमेंट्स होते हैं। ये चाय बनाने के क्या है, एलिमेंट्स है। तो आपके जो आप टीचिंग मॉडल तैयार कर रहे हो, इस मॉडल के क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या लाभ है, ये कैसे तैयार किया जाता है। अब जैसे आप तो एक टीचर बन गए, आप तो क्या है, आप टीचर बन गए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं। तो आप बच्चे के लिए तैयार क्या खा करके लेके जाओगे, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है ना। आपका प्रिंसिपल आपको ये बोल देगा कि भाई जो टीचिंग मॉडल है वो मास्टर जी आप तैयार करके लाया करो घर से, और मेरे को दिखाओ आपने कैसा टीचिंग मॉडल बनाया है। आपको पता ही नहीं जी मॉडल बनता कैसे, आपको जी मास्टर जी मॉडल बोले, मेरे को तो पता ही नहीं मॉडल, कैसे टीचर हो, को ये नहीं पता कि टीचिंग मॉडल कैसे तैयार किया जाता है। तो इसी बात को सिखाने के लिए आपके सिलेबस के अंदर ये है, क्योंकि आप पीजीटी वाले बच्चों को जो है पढ़ाने वाले हो, ठीक है ना। ये कहता है कि भाई जो टीचिंग मॉडल, व्हाट विल हैपन इन रियलिटी इन क्लासरूम, कि क्लासरूम के अंदर रियलिटी में क्या हैपन होगा, क्या घटित होगा, इसके लिए पहले एक मॉडल तैयार कर लिया जाता है, ठीक है ना। आप क्लास में बच्चे को पढ़ाने के लिए गए तो क्लास में घटित कैसे होगा, आप उसको कैसे पढ़ाओगे। जैसे जैसे आप क्लास के अंदर बच्चे को महात्मा गांधी वाला लेसन पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, महात्मा गांधी वाला लेसन आप क्लास में पढ़ा रहे हो बच्चे को, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आप जो महात्मा गांधी वाला लेसन पढ़ाओगे वो पढ़ाओगे कैसे, उसके लिए आपके उद्देश्य क्या क्या है, आप बच्चे को क्या क्या सिखाना चाहते हो, आप उसके लिए पहले तैयार क्या क्या करके लेके जाओगे। ऐसे थोड़ी ना कि आप क्लास में चले जाओगे और बच्चे को कहोगे निकाल लो रे महात्मा गांधी वाला 5वां पाठ। ये गलत तरीका है ये पढ़ाने का, है ना। ये तरीका क्या है, ये गलत है। तो आप उसके लिए मॉडल बना लोगे। अब आप कहोगे जी मॉडल से तो एक और बात भी याद आई, बोले क्या, जैसे मान लो कोई भी मंदिर बनता है, कोई भी मंदिर बन गया,
या कोई भी बिल्डिंग बनती है, ठीक है ना, कोई भी बड़ी सारी बिल्डिंग बनानी हो भाई, मान लो 8-10 मंजिल की, कोई भी मॉल बनाना हो, मॉल टाइप का, तो उसका पहले क्या तैयार किया जाता है, उसका मॉडल तैयार किया जाता है ना? जैसे आप काजला धाम जाओगे ना, जैसे अगर आप हिसार से बिलॉन्ग करते हो, आप में से कोई बच्चे, तो अगर आप काजला धाम जाओगे, तो वहाँ पर काजला धाम के अंदर एक बड़ा सुंदर सा मॉडल रखा हुआ है, देखा होगा आपने, सुंदर सा मॉडल रखा हुआ है। तो वो मॉडल क्या है कि आने वाले समय में जो काजला धाम है वो वैसा बनेगा, उस काजला धाम का मॉडल है वो, ठीक है ना? यानी कि वो जो है ना उसको देखकर बनाया जाएगा। जब भी कोई बिल्डर होता है, कोई इंजीनियर है ना? मान लो वो किसी का भी निर्माण करता है किसी चीज़ का, तो वो क्या करता है पहले मॉडल को तैयार करता है, मॉडल को, ठीक है ना? क्या करता है? मॉडल। जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल का मॉडल हम लोग घर में ले आते हैं ना, कई बार अच्छा लगता है कि ये ताजमहल है और उसका बड़ा सुंदर सा व्हाइट सा कलर का बना होता है, कोई प्लास्टिक का, है ना? कोई इसी तरह से कोई सिस्टम होता है और हम लोग उसको घर में लाके रख देते हैं और अपने शोकेस में सजा लेते हैं। क्योंकि मॉडल किसका है? ताजमहल का। कि असली का ताजमहल है ना ऐसा ही है भई। असली का ताजमहल है वो ऐसा ही है, पर वो छोटा मॉडल है, वो तो बड़ा असली का है ताजमहल, तो ये मॉडल है। आपने भी क्लास में बच्चे को पढ़ाना है, आप उसके लिए क्या करोगे? बच्चे के लिए मॉडल तैयार करोगे पहले। समझ में आ गई बात? ये एक प्लान होता है। ये क्या होता है? पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिस दिन आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीख जाओगे ना, उस दिन कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं है भई। ये कहते हैं कि एक प्लान है भई, जो सिलेबस को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप सिलेबस सिलेबस कैसे? मान लो आप एक मैथ के टीचर बनोगे या आप हिंदी के टीचर हो या आप इंग्लिश के टीचर हो, तो आपको क्या किया जाएगा? आपके सिलेबस के अनुसार आप अलग-अलग मॉडल बनाओगे। अब हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं उनका अलग बनेगा, इंग्लिश के चैप्टर का अलग बनेगा, मैथ्स के जो यूनिट्स हैं उनका अलग बनेगा। तो जो सिलेबस को बनाने के लिए क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। कि आप बच्चे को जो सिलेबस पढ़ाओगे, आप उसको कंप्लीट करवाओगे, वो कैसे करवाओगे और कितने दिन के अंदर कितने यूनिट लोगे और किस तरह से पढ़ाओगे, उनके लिए आप क्या-क्या टीचिंग एड्स का यूज़ करोगे, वो सारा का सारा वो टीचिंग मॉडल होता है। भई सीधी बात है, अब जैसे मान लो आपके घर में मैरिज है भई, आपके घर में मान लो आपके बड़े भाई की या बड़े बहन की क्या है भई मैरिज है, तो हम मैरिज के लिए पहले क्या सोच लेते हैं कि शादी से 3 दिन पहले हम लोग क्या करेंगे, हल्दी का प्रोग्राम करेंगे। शादी से 2 दिन पहले जो है मेहंदी का प्रोग्राम होगा, उस पर अपने को डीजे लगवाना है, ये ड्रेसें पहनेंगे, ऐसे हम नाचेंगे, ठीक है ना? और जो है उसके बाद जो है हमारा लेडीज़ संगीत होगा, तो लेडीज़ संगीत में हम लोग ये ड्रेस पहनेंगे, ऐसा स्टेज सजवाएँगे, ऐसी कुर्सियाँ लगवाएँगे। फिर अपा खाने-पीने की जो है वो 10 स्टॉल होगी, कोई दही भल्ला, कोई गोलगप्पा है, कोई कुछ, कोई कुछ। तो ये आपने क्या किया, आपने मैरिज का पहले एक मॉडल तैयार कर लिया भई। मॉडल तो तैयार करोगे, ऐसे थोड़ी ना ब्याह के 2 दिन पहले सोचोगे आज क्या करें भई, ऐसे थोड़ी ना। फिर वो प्रोग्राम बढ़िया थोड़ी ना होगा। तो समझ गए ना कि प्री प्लान करना भई। समझ गए? कि पढ़ाने से पहले सेम वैसा ही प्री प्लान करना जैसा आप क्लास के अंदर रियलिटी में पढ़ाओगे। ठीक है ना? पढ़ाने से पहले एक ऐसा प्री प्लान करना जैसा आप क्लास में पढ़ाओगे। तो ये एक प्लान होता है जी, जो सिलेबस को बनाने के लिए क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो सिलेबस को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब तो मेरे ख्याल से कोई भी किंतु परंतु नहीं रहा ना आपके दिमाग में, समझ में आ गया? ठीक है ना? फिर उसके बाद ये कहता है कि आप मतलब पढ़ाते समय क्या शिक्षण सामग्री जैसे कोई चार्ट है, कोई चित्र है या कोई मॉडल है या कोई जो भी है, जो भी टीचिंग एड्स है जिनके बारे में मैंने आपसे बताया था कि कोई ऑडियो एड्स है, विजुअल एड्स है या ऑडियो विजुअल एड्स है, आप किसका इस्तेमाल करेंगे और कैसे बच्चों को आप गाइड करेंगे? कैसे बच्चे आपकी बात सुनेंगे? आप इसके लिए क्या करोगे? आप इसके लिए पहले मॉडल तैयार करोगे। यानी कि आप प्री प्लान करोगे उसके लिए पहले, ठीक है? कक्षा में बच्चों को जो भी शिक्षण अधिगम, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करवाई जाती है, एक्टिविटी जो भी करवाई जाती है, कक्षा में बच्चों को जो भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज करवाई जाएगी और लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा दिया जाएगा, ये ढांचा यानी कि एक ब्लूप्रिंट है, जो पहले तैयार कर लिया जाता है। ठीक है ना? आप क्लास में जाने से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लोगे, एक ढांचा तैयार कर लोगे कि आप बच्चे को क्या-क्या जो है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ करवाओगे, कि बच्चे को आप कैसे सिखाओगे और आप बच्चे को किस तरह का लर्निंग एनवायरनमेंट दोगे।
आप बच्चे को किस तरह का लर्निंग एनवायरनमेंट दोगे। मान लो भी साइंस के टीचर हो, तो आप बच्चे को साइंस की जो लैब है उसके अंदर लेकर जाओगे और वहां पर आप बच्चों से क्या क्या क्रियाएं करवाओगे और आप खुद क्या करके दिखाओगे, कैसा वातावरण आप उनके लिए बनाओगे, ठीक है ना। जैसे मान लो आप बच्चे को क्रिकेट गेम के बारे में आज बता रहे हो, तो उनको आप मैदान में लेकर जाओगे और ये दिखाओगे कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, कैसा बैट होता है, कैसे इसके ये होती है, कैसी बॉल होती है ना। सारा कुछ आप उसको मतलब एक एनवायरनमेंट, कैसा एनवायरनमेंट दोगे आप उसको सिखाने के लिए, ये बात मैटर करती है। समझ में आई कि बच्चों को जो भी शिक्षण दिगम क्रियाएं करवाई जाएंगी और जो भी लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जाएगा, वो जो ब्लूप्रिंट है वो पहले ही तैयार कर लिया जाता है। बच्चों के लिए जो वो ब्लूप्रिंट है वो पहले ही तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद हर टीचिंग मॉडल को बनाने के क्या होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। कोई भी टीचिंग मॉडल है, जब आप उसको बनाओगे तो आपका कोई ना कोई तो गोल होगा ना, बगैर गोल के तो आप नहीं बनाओगे। आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई लक्ष्य होगा। जैसे आप महात्मा गांधी का लेसन ही लगा लो, हम पहले बात कर रहे थे, ये आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपका गोल तो है ना, आपका गोल तो है। क्या गोल है कि महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए मतलब स्वतंत्रता दिलाने के लिए इतना कुछ किया, तो महात्मा गांधी के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। ऐसे जो हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं उनके बारे में बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। अब कई लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी जो बुरा आदमी था, ये है वो है। देखो, महात्मा गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि जो विदेशी लोग हैं ना, वो इस बात को विदेशी लोग जानकर हैरान थे कि कोई हार्ड मास का बना हुआ आदमी भी इस तरह का हो सकता है, इतना बढ़िया आदमी, इतने जल्दी फैसले लेने वाला, कोई हार्ड मास का बना हुआ आदमी भी ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, गोल बनाएंगे भाई। क्या बनाएंगे, कोई गोल। हम यूँ करेंगे भाई, हमने जो बच्चों को पढ़ाना है आज, अगर आप साइंस के अंदर कोई भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो किसी भी बात के बारे में, एक मिनट, आप बच्चे को नॉलेज दे रहे हो तो आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आप बच्चे के लिए कोई उद्देश्य क्या करोगे, पहले तय करोगे। फिर टीचिंग मॉडल्स आर ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं ना, ये एक सेट होता है, एक सेट होता है किसका, रूल्स का और रेगुलेशन का। ये एक सेट होता है भाई, किसका सेट होता है, रूल्स का और रेगुलेशन का, नियम और कायदे कानूनों का ये एक सेट होता है। क्या, टीचिंग मॉडल्स, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, क्लास का एनवायरनमेंट बढ़िया बनाते हैं, बच्चों को बढ़िया तरीके से सिखा पाते हैं, बच्चों को एक अनुशासन के अंदर रखते हैं और एक बढ़िया वातावरण के तहत बच्चों को हम लोग बहुत बातें सिखा देते हैं, ठीक है ना। फिर टीचिंग मॉडल की अगर हम परिभाषा की बात करें, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो देखो, जोइस एंड वेल, किसकी बात मैं आपको बता रही हूं, एक तो जोइस, नाम क्या है, जोइस व वेल, जोइस व वेल के अनुसार इन्होंने ये परिभाषा कब दी थी, 1972 में दी थी। किसने, जोइस व वेल ने 1972 में जो डेफिनेशन दी थी टीचिंग मॉडल की, इन्होंने कहा था ये एक योजना है। आप लिख सकते हो अपने वर्डिंग में कि टीचिंग मॉडल एक योजना है, आप ऐसे लिख सकते हो, टीचिंग मॉडल एक योजना है कि जिसका एक योजना है, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग कब किया जाता है, पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए, जिसका उपयोग क्यों किया जाता है, पाठ्यक्रम सिलेबस का निर्माण करने के लिए। कहते हैं टीचिंग मॉडल्स एक योजना है जिसका उपयोग पाठ्यक्रम का निर्माण करने, पाठ्यक्रम का निर्माण करने, अनुदेशन सामग्री निर्मित करने, या अनुदेशन लिख लो, इंग्लिश में बता दूंगी, अनुदेशन सामग्री निर्मित करने यानी कि उसको बनाने, निर्मित करने यानी कि टू सेलेक्ट एंड डिजाइन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक है ना, टू सेलेक्ट एंड डिजाइन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, तथा कक्षा और अन्य वातावरण में, तथा कक्षा यानी कि जो आप क्लासरूम है आपका और अन्य वातावरण में, तथा कक्षा और अन्य वातावरण में, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। इंस्ट्रक्शन को निर्देशित करने के लिए
किया जाता है। ठीक है ना, समझ में आया? ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो टीचिंग मॉडल है वो एक योजना है। भाई एक मिनट रुको, टीचिंग मॉडल क्या है? एक योजना है जिसका उपयोग हम क्यों करते हैं? पाठ्यक्रम सिलेबस का निर्माण करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अनुदेशन सामग्री निर्मित करने के लिए, यानी कि जो इंस्ट्रक्शनल जो है ना मटेरियल, उसको बनाने के लिए, उसको निर्मित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कक्षा और अन्य वातावरण में जो हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देश देंगे, उसको निर्देशित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर? जोइस व बेल ने 1972 के अंदर ये कहा था। किसने कहा था? जोइस व बेल ने 1972 के अंदर ये बात कही थी। ठीक है, क्लियर भाई? सबको अच्छी तरह समझ में आ गया? एक मिनट ठहरो भाई, जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे एक नेटवर्क ऐड कर रही हूँ, एक मिनट रुको भाई। इतने आप ये लिखिए परिभाषा, इतने परिभाषा लिख लीजिए। हाँ जी, उसके बाद देखिए, अब आगे बात करते हैं विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, टीचिंग मॉडल की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं। क्या बात है, एकदम कैसे आ गया ये? एकदम प्रोसेस आ जाती है। हाँ जी, तो देखिए इसकी क्या क्या विशेषता है। एक मिनट रुको, मुझे चेक करने दो एकदम विशेषताएं कैसी आ रही है एकदम। एक मिनट रुको, चेक करने दो, चेक कर लेती हूँ जो हमने भी बनाया है ये। ठीक है, ठीक, इसकी विशेषता क्या है? ये कहते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग आर सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न और प्लान प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर सक्सेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग। ये क्या कह रहा है कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग के जो मॉडल होते हैं, कहते हैं कि जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, जो टीचिंग के जो मॉडल्स होते हैं, यानी कि आप जिसको प्रतिमान बोलते हो, आर सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न, ये एक पैटर्न है या एक प्लान है जो बनाया जाता है इन एडवांस, स्टार्टिंग के अंदर ही, एडवांस के अंदर ही, फॉर सक्सेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग के अंदर सक्सेस पाने के लिए। ठीक है ना, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो मॉडल जो हम प्रतिमान, जो इसकी विशेषता क्या है, विशेषता नहीं, विशेषता आएगी इसकी, इसकी विशेषता क्या है कि जो मॉडल है, मॉडल का ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग का जो मॉडल है वो जो बनाया जाता है, टीचिंग का जो मॉडल है वो जो बनाया जाता है, वो सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न, वो एक पैटर्न होता है या प्लान होता है जो किसके लिए बनाते हैं? एडवांस में बनाते हैं, ताकि जो अध्यापक क्लास के अंदर टीचिंग लर्निंग करवाएगा बच्चों को, वो क्या हो सके? वो सक्सेसफुल हो सके, ताकि अध्यापक जो है वो जो टीचिंग लर्निंग करवाएगा बच्चों को, वो क्या हो सके भी? वो सक्सेसफुल हो सके। इसके लिए क्या किया जाता है? एडवांस के अंदर एक जो मॉडल है वो क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। बातें देखो वही आ रही है घूम फिर कर बार बार। फिर आगे बात करते हैं हम लोग कि प्रोसेस, इसकी प्रोसेस क्या है। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस की। प्रोसेस का मतलब क्या है? ये लो जी, प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या? प्रक्रिया। मतलब इसकी प्रोसेस कैसे होती है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, ये कैसे आगे चलता है। प्रत्येक टीचिंग मॉडल की विशिष्ट मूल्यांकन प्रणाली होती है। कोई भी टीचिंग मॉडल है उसकी विशेष खास तरह की कोई मूल्यांकन प्रणाली होती है भी, पहली बात तो ये है। ठीक है ना, जैसे आपने कोई टीचिंग मॉडल तैयार किया तो उसके लिए कोई खास तरह की ई वैल्यूएशन प्रणाली भी होगी, क्योंकि जब आप बच्चे को पढ़ाओगे, जब आप बच्चे को पढ़ाओगे तो नेचुरल सी बात है कि आप उसका मूल्यांकन तो करोगे बाद में। आपको ये तो पता चलेगा ना कि आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हो वो बच्चे ने सीखा कितना है, आप उसका मूल्यांकन तो करोगे।
तो मूल्यांकन प्रणाली होती है, ये अध्यापक की सहायता करती है जिससे वह क्लास में अच्छे से पढ़ा पाता है। अगर पहले ही मतलब प्री प्लानिंग नहीं होगी और एकदम से अध्यापक क्लास में जाएगा, अध्यापक को यही नहीं पता कि पढ़ाना क्या है, तो वो बच्चे से वो आउटपुट नहीं आ सकती जो हम चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद टीचिंग मॉडल में अध्यापक पूरा वर्ष पढ़ाते समय स्टेप बाय स्टेप चलता है, क्योंकि जब पूरे साल का वो पहले ही तैयार कर लेता है, जो मॉडल है मॉडल को तो वो पहले ही तैयार करेगा, तो फिर वो कैसे चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलता है। अध्यापक जो है वो पूरा साल पढ़ाते समय क्या चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलता है, एक एक स्टेप करके। और उस स्टेप बाय स्टेप चलकर बच्चों को वर्ष के अंत तक जो वह ज्ञान देना चाहता है उसका आउटकम आ जाए। वो क्यों चलता है स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो वो बच्चे को ज्ञान देना चाहता है उसका क्या आ जाए, उसका आउटकम आ जाए भी उस ज्ञान का। उस ज्ञान का क्या आ जाए, आउटकम आ जाए। बच्चा वो चीज सीख ले जो अध्यापक सिखाना चाहता है। ईच टीचिंग मॉडल इज गुड फोकस्ड या गोल फोकस्ड, सॉरी। हर एक जो टीचिंग मॉडल होता है वो गोल को फोकस करके बनाया जाता है। मतलब कोई ना कोई गोल जरूर होता है जिसको फोकस करके टीचिंग मॉडल का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है ना। एक मिनट यार अभी। हर एक जो टीचिंग मॉडल होता है वो क्या होता है, वो गोल फोकस होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है भी, वो गोल फोकस होता है। उसके बाद देखो भी आगे बात करते हैं एलिमेंट्स की। आगे किसकी बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, तत्व। कौन कौन से तत्व होने चाहिए टीचिंग मॉडल के अंदर, कौन कौन से तत्व होने चाहिए। तो पहले बात करते हैं फोकस। पहली बात तो क्या है, फोकस। फोकस का मतलब क्या है, उद्देश्य। यानी कि आप जो भी पढ़ाना चाहते हो आप फोकस तो करोगे ना। आपको ये नहीं पता पढ़ाना क्या चाहते हो क्लास के अंदर, बच्चे को सिखाना क्या चाहते हो। आपको जो है विद्यालय के अंदर गेम पीरियड दे दिया गया, आपको ये नहीं पता कि बच्चों को गेम कैसे खिलवाए जाते हैं। आपको वो क्राफ्ट का पीरियड दे दिया है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड आपको दे दिया, आपको ये नहीं पता कि आर्ट एंड क्राफ्ट किस चिड़िया का नाम है। तो जब आपको फोकस ही नहीं पता तो फिर आप कैसे कर लोगे। तो टीचिंग मॉडल का क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है भाई। या टीचिंग मॉडल का क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है, ये केंद्र बिंदु होता है। क्या, फोकस। यानी कि आप जब घर पर बच्चों के लिए टीचिंग मॉडल तैयार कर रहे हो तो आप क्या करोगे, फोकस करोगे भी कि आप बच्चे को क्या करवाना चाहते हो। वही गोल वाली बात आ गई। कोई ना कोई उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव तो जरूर होगा आपका, कोई ना कोई उद्देश्य तो जरूर होगा जो आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हो। ठीक है ना। तो ये क्या है, टीचिंग मॉडल का केंद्र बिंदु है। कोई ना कोई उद्देश्य जो है वो बच्चे का जरूर होता है। कोई ना कोई जो उद्देश्य है वो बच्चे का क्या होता है, जरूर होता है इसके अंदर। ठीक है ना। क्लियर। उसके बाद है सिंटैक्स। उसके बाद क्या है, सिंटैक्स। ये सिंटैक्स क्या होता है, ये संरचना होती है। पहले आप क्या करोगे, फोकस करोगे किसी न किसी उद्देश्य को। पहले क्या करोगे, आप फोकस करोगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होती है, संरचना। कि एक टीचर पढ़ाते समय कैसा कंटेंट बच्चे को दे रहा है, वो सिंटैक्स है। एक टीचर है वो पढ़ाएगा तो वो संरचना तो करके लाएगा, ज्ञान की संरचना, कि कैसा ज्ञान बच्चे को दिया जाना चाहिए, कैसा जो ज्ञान है वो बच्चे को दिया जाना चाहिए। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको सिंटैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, सिंटैक्स। कि कैसा वो कंटेंट बच्चे को दे रहा है, कैसा ज्ञान वो बच्चे को दे रहा है, इसको सिंटैक्स बोला जाता है भाई। ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच मॉडल, ठीक है ना, वर इज अकॉर्डिंग टू द पर्पज। जो स्ट्रक्चर होता है हर एक मॉडल का वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द पर्पज, वो पर्पज के अनुसार बांटा हुआ होता है। किसके अनुसार चलता है, वो पर्पज के अनुसार। आपका पर्पज क्या है, जो आपका पर्पज होगा वैसा ही आप स्ट्रक्चर बना लोगे। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। यानी कि बच्चा क्लास में जो प्रतिक्रिया का सिद्धांत बोलते हैं, बच्चा कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स तो करेगा। आप एक टीचर होने के नाते उसके रिस्पॉन्स को किस प्रकार देख रहे हो। जैसे आपने कक्षा के अंदर पढ़ाया तो बच्चे का रिस्पॉन्स क्या है, आप रिस्पॉन्स को तो देखोगे। अगर बच्चा बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहा है तो आपका जो मॉडल है वो बढ़िया था, बच्चा अच्छी प्रकार से सीख रहा है। इसका मतलब क्या है, बच्चा अच्छी प्रकार से सीख रहा है। और अगर आप बच्चा जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा बढ़िया, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चा तो कह रहा है पता नहीं भाई मास्टर जी क्या करवाया, आपने उससे सवाल किए, बच्चे से आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो और बच्चा उन क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे पा रहा है ना। तो ये क्या है, उसके प्रति अध्यापक का रिएक्शन क्या है। अगर मान लो आपने जो इस तरह का क्लास में माहौल बना रखा है कि कोई भी बच्चा जो है आपसे प्रश्न नहीं पूछ सकता, अगर कोई बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है तो वो डरता है,
उसको ये लगता है कि अध्यापक है, कभी मारने ना लग जाए, कभी धमकाने ना लग जाए, ठीक है ना। उसके बाद सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक प्रणाली। उसके बाद क्या है, सोशल सिस्टम, कि आप जो है ना बच्चे को, आपका सोशल सिस्टम क्या है। सोशल सिस्टम का मतलब क्या, कि क्लास भी एक तरह का क्या होता है भी, छोटा समाज, एक मिनी सोसाइटी है। क्लास क्या है, एक एक तरफ से क्या है, मिनी सोसाइटी है। स्टूडेंट के बीच में और टीचर के बीच में रिलेशन कैसा है, ये सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। भाई आप बच्चे के साथ घुले-मिले हो, आप बच्चों के साथ बिल्कुल लीनियर हो, या आप बच्चों के साथ बिल्कुल भावनाओं से जुड़े हुए हो, ठीक है ना? बच्चा आपके सामने फ्री महसूस करता है या आपसे बहुत ज़्यादा डरता है। बच्चा आपकी क्लास के अंदर जब आप बैठता है तो बिल्कुल अच्छा फ़ील करता है या नहीं करता। ये सारी की सारी बातें जो उसके लर्निंग के ऊपर इफ़ेक्ट डालेंगी। ये सारी बातें उसके लर्निंग पर क्या डालेंगी, इफ़ेक्ट डालेंगी। ये आगे कहता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स, कि टीचर का क्या रोल्स हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना? तो ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों के बीच के अंदर, ठीक है ना? उन दोनों का आपसी संबंध कैसा है, उत्तरदायित्व की भावना कैसी है, तो ये सारी की सारी सामाजिक प्रणाली में आती है। उसके बाद है अभी स्पोर्ट्स सिस्टम। उसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स सिस्टम। स्पोर्ट्स सिस्टम क्या होता है, सहायक तंत्र, ठीक है ना? कि आप जो पढ़ा रहे हो बच्चे को, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं। आपके लिए वातावरण पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर पॉजिटिव है तो अच्छा पढ़ा पाओगे, नेगेटिव है तो नहीं पढ़ा पाओगे। इट रेफर्स टू स्पेशल नॉलेज, यह इस किसको रेफर करती है, कि क्या स्पेशल नॉलेज है या नहीं है, किसको, टीचर को, कि जो वो लेसन पढ़ा रहा है उस लेसन की उसको कुछ स्पेशल नॉलेज है या नहीं है, या फिर उसके अंदर स्किल्स है या नहीं, कैपेसिटीज है क्या उसके अंदर, एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, स्थान कैसा है। मतलब कई बार क्या होता है, बिल्कुल दम घोटू सा स्थान होता है, हवा का वेंटिलेशन नहीं होता, उचित प्रकार से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है ना, वेंटिलेशन बढ़िया नहीं है, तो वहां पर बच्चे वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा। शेड्यूल कैसे बनाया हुआ है, आपने ऐसा शेड्यूल बनाया हुआ है कि जब सुबह बच्चा स्कूल में आता है तो स्टार्टिंग के अंदर उसके सारे आसान-आसान लेक्चर हैं और बाद में सारे हार्ड-हार्ड आ जाते हैं रिसेस के बाद, है ना? आप मटेरियल क्या-क्या यूज़ कर रहे हो, टीचिंग टूल्स कौन-कौन से कर रहे हो, बुक्स आपके पास कौन-कौन सी और एड्स क्या है ना? टीचिंग एड्स आपने कौन-कौन से यूज़ किए हैं। तो ये सारा का सारा सपोर्ट सिस्टम में आता है, यानी कि सहायक तंत्र होता है और ये सारी बातें लर्निंग के ऊपर प्रभाव डालती है। अगर सहायक तंत्र बढ़िया हो तो बच्चा अच्छी तरह से लर्न करेगा, सहायक तंत्र बढ़िया ना हो तो बच्चा नहीं लर्न कर पाएगा, सीधी-सी बात है। कि आप बच्चे के लिए किस प्रकार का सिस्टम बना रहे हो, है ना? कि अध्यापक को क्या ये सारी सुविधाएँ मिल रही हैं? अगर मिल रही है तो अध्यापक अच्छा पढ़ाएगा, नहीं मिल रही है तो नहीं पढ़ा पाएगा, सीधी-सी बात है। अगर उसके पास बुक्स ही नहीं होगी अध्यापक के पास, बढ़िया कैसे पढ़ा लेगा? उसके पास आप टीचिंग एड्स ही नहीं है, आप उसको प्रोवाइड नहीं करवा रहे। अध्यापक जेब से थोड़ा ना पल्ले से खर्च कर के लाएगा हर एक चीज़, ठीक है ना? तो इस तरह से सारी बात है अभी। उसके बाद देखो आगे है एप्लीकेशन, यानी कि जो आपने बच्चे को पढ़ाया वो आपने अप्लाई कैसे किया, अनुप्रयोग। इस मॉडल को हम क्लास में कैसे अप्लाई करेंगे, इससे संबंधित है कि आप जो बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, नॉलेज देना चाहते हो, वो आप क्लास के अंदर क्या करोगे, अप्लाई कैसे करेंगे, बात ये है। ठीक है। उसके बाद है जी शिक्षण प्रतिमान के कार्य, कार्य कह सकते हो, लाभ कह सकते हो, टास्क कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसके क्या है, लाभ क्या-क्या है, काम क्या-क्या है, कि शिक्षक की कार्यकुशलता, गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक है। ठीक है ना? अब कोई भी टीचर है, जैसे आप पढ़ाओगे 9 से लेकर +2 क्लास तक है। आप कोई भी आपका टॉपिक है, जैसे मान लो आप हिंदी के टीचर हो और आपने आज संज्ञा का टॉपिक पढ़ाना है और आप संज्ञा के टॉपिक को तैयार करके ले गए, उसका एक मॉडल बना लिया कि इसके अंदर मैंने क्या-क्या एग्ज़ाम्पल देने हैं, किस प्रकार का मैंने डायग्राम दिखाना है बच्चों को, कैसे करना है। तो आपकी कार्यकुशलता, गुणवत्ता तो अपने आप बढ़ गई। बच्चे तो आपको पसंद करने लग जाएँगे कि वाह जी वाह! मैडम तो बड़ा अच्छा पढ़ाती हैं या सर तो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो टीचर की जो कार्य करने की शक्ति होती है ना, जो कुशलता होती है, वो भी बढ़ती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है। शिक्षण नीतियों का चयन एवं प्रयोग, जो शिक्षण नीतियाँ हैं, ठीक है ना? जो टीचिंग पॉलिसीज़ है, उनका आप चयन कर सकते हो और प्रयोग भी कर सकते हो, कि आप बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाओगे, आप उस इस बात का भी चयन कर सकते हो और आप उनको क्लासरूम के अंदर प्रयोग भी कर सकते हो। फिर शिक्षण क्रियाओं को निर्देशित करना, जो भी आपके टीचिंग टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपकी टीचिंग एक्टिविटीज़ है, आप उसको निर्देशित कर सकते हो।
यानी कि जो आप क्लास के अंदर बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हो, आप उस सारे को क्या कर सकते हो, निर्देशित कर सकते हो भाई। आप उसको कंट्रोल में कर सकते हो कि आप बच्चे को ये पढ़ाना चाहते हो और इस तरह से आप बच्चे को पढ़ाओगे। ठीक है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन मटेरियल का चयन और विकास। जितने भी टीचिंग एड्स हैं, ठीक है ना, जितने भी टीचिंग एड्स हैं उनका आप चयन कर सकते हो और उनका विकास भी कर सकते हो। मतलब जैसे आपको मैप की जरूरत है, आप टीचर हो जी एसएस के, और आपको क्लास के अंदर मैप की जरूरत है एसएस पढ़ाने के लिए, तो आप चुन लिया ना, आपने टीचिंग एड चुन लिया, मैप चाहिए, और आप विकास का मतलब एक बढ़िया सा कलरफुल जो मैप है बड़े से आकार का आप क्लास में लेके जा सकते हो। अगर वहां पर स्कूल के अंदर छोटा मैप है, स्कूल के अंदर जो मैप है वो छोटा है, तो आप बोल सकते हो भाई तो छोटा मैप है, थोड़ा बड़ा मैप ला के दो मुझे, तो बड़ा मैप भी आपके लिए अरेंज करवाया जाएगा। तो टीचिंग एड्स का आप चयन भी कर सकते हो और उनका विकास भी कर सकते हो। पाठ्यक्रम का निर्माण, आप सिलेबस का निर्माण कर सकते हो। आप सिलेबस का क्या कर सकते हो अभी, निर्माण भी कर सकते हो कि आपने बच्चे को कैसा पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। उसके बाद प्रभावी अधिगम में ये क्या है, सहायक है। प्रभावी अधिगम में क्या है, ये सहायक है। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए ये क्या है, ये सहायक है। तो नेचुरल सी बात है, आपका अधिगम तो प्रभावशाली बनेगा ही बनेगा। उसके बाद देखो हम बात करते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। ये दोनों मैं आपको एक में करवा रही हूँ, और इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट वाला भी करवाऊंगी, इंक्वायरी वाला भी करवा दूंगी, और एक और है भी, ठीक है ना, जो है वो तीनों की तीनों जो है मैं आगे करवा दूंगी फिर, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर 4 पार्ट दे रखे हैं ना इसके। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, एडवांस यानी कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, ये क्या है, डेविड आसुबेल ने दिया था। किसने दिया था, डेविड आसुबेल ने दिया था। क्या दिया था, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। ये किसका दिया हुआ है अभी, डेविड आसुबेल का ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो जी इसको करते हैं। तो ये अग्रिम क्या है, एडवांस क्या है, जैसे आप बच्चे को जो भी पढ़ाना चाहते हो, ठीक है ना, आप बच्चे को जो भी लर्न करवाना चाहते हो, तो ये मॉडल क्या कहता है कि आप उसके लिए पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को देखोगे। आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को देखोगे कि बच्चे को कितना पहले से आता है, बच्चा कितना जानता है। यही एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है। बच्चा उस बारे में जानता कितना है। जैसे आप महात्मा गांधी का लेसन बच्चों को करवा रहे हो, महात्मा गांधी का, तो आप बच्चों को पढ़ाने से पहले ये जान लो कि बच्चे महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते। बच्चे जो है वो महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानते हैं भी या नहीं जानते, ठीक है ना। जैसे आपने बच्चे को क्या करवाना है, संज्ञा का टॉपिक करवाना है, तो आप बच्चे को पूछिए कि भाई बताओ क्या मैं एक संज्ञा हूं क्या, तो बच्चे को संज्ञा का मतलब तो पता होना चाहिए। यानी कि आपने बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को टटोलना है कि बच्चे की पहले की नॉलेज कैसी है। और जब आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को देखोगे तो आप बच्चे के लिए नई नॉलेज उसके अंदर ऐड करोगे। नई नॉलेज को क्या करोगे, आप ऐड करोगे। मतलब यूं कह सकते हैं कि ये जो एडवांस ऑर्गेनाइजर है, ये बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के अंदर और जो बच्चे की न्यू नॉलेज के अंदर एक पुल का, एक ब्रिज का काम करता है ना। देखो भाई, हमारा ये एक स्वभाव है भाई कि जो जो चीजें हमारे साथ घटित होती है हम उसको अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। जब भी हम कोई नया काम करते हैं, तो जो पुराना ज्ञान है वो हमारी क्या करता है, वो हमारी सहायता करता है। जब भी कोई नया काम करते हैं तो जो पुराना ज्ञान है वो हमारी क्या करता है, सहायता करता है। क्या, नए ज्ञान को प्राप्त करने में, ठीक है, नए ज्ञान को प्राप्त करने में, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले के अनुभव क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप कुछ भी बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो आप उसकी प्रीवियस नॉलेज ले लो। आप पूछो कि बच्चों क्या आपने कभी महात्मा गांधी का नाम सुना है, ठीक है। तो डेविड आसुबेल के ये द्वारा दिया गया, डेविड आसुबेल इसके संस्थापक हैं। आसुबेल का क्या आइडिया था कि स्टूडेंट को नई नॉलेज देने से पहले टीचर को यह जानना चाहिए कि बच्चा इसके बारे में पहले से कितना जानता है, जिससे स्टूडेंट नए ज्ञान को अच्छी तरह समझ सके। आपको बच्चे की प्रीवियस नॉलेज का पता नहीं है, आप उसको हाई क्वालिटी का ज्ञान दे रहे हो। यानी कि अगर आप बच्चे को
गुणा के सवाल करा रहे हो तो बच्चे को पहले पहाड़े आने चाहिए। अगर आप मल्टीप्लाई के सम करवा रहे हो तो बच्चे को पहले पहाड़े आने चाहिए। अब बच्चे को पहाड़े आते नहीं, आप मल्टीप्लाई के सम करवाने के लिए चले हो, कैसे करेंगे इस बच्चे भाई? नहीं कर पाएंगे, है ना। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, पहले बच्चे को हम लोग गिनती सिखाते हैं भाई, गिनती के बाद फिर जमा करना सिखाते हैं, गुणा करना सिखाते हैं, भाग करना सिखाते हैं, घटा करना, जमा घटा गुणा भाग, ठीक है ना। तो पहाड़े गिनती के बाद हम लोग पहाड़े सिखाते हैं, ठीक है ना। जमा करने से पहले तो पहाड़े भी सिखानी स्टार्ट कर देते हैं। तो ज्ञान एक सीक्वेंस में दिया जाता है, ज्ञान एक सीक्वेंस में। जब आप बच्चे को मल्टीप्लाई के सम करवाओगे ना, तो आप बच्चे से पूछ लोगे कि भाई तुम्हें क्या 20 तक पहाड़े आते हैं क्या? आप पहले नई नॉलेज को, पुरानी नॉलेज को देखोगे, ठीक है ना। तो भाई आसुबेल का क्या आइडिया था कि स्टूडेंट को नई नॉलेज देने से पहले टीचर को ये जानना चाहिए कि बच्चा इसके बारे में पहले से कितना जानता है, जिससे स्टूडेंट नए ज्ञान को क्या समझ सके, अच्छी तरह से समझ सके, ठीक है ना। नए ज्ञान को वो अच्छी तरह से क्या कर सके, समझ सके। फिर देखो आप यूँ कह सकते हो कि प्रीवियस नॉलेज में नई नॉलेज को ऐड करना ही, समझ गए होगे। अब तो ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं समझने में, आप तो फटाफट समझ जाओगे, वैसे भी आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। कि प्रीवियस नॉलेज में नई नॉलेज ऐड करना ही क्या है, एडवांस ऑर्गेनाइजर है, ठीक है ना। पुराने ज्ञान के अंदर नया ज्ञान ऐड करना ही क्या है, एडवांस ऑर्गेनाइजर है। ये एक कॉन्सेप्चुअल ब्रिज का काम करता है। ये क्या करता है, कॉन्सेप्चुअल ब्रिज का काम करता है भाई। मैंने कहा था ना कि पुरानी नॉलेज एक तो है भाई प्रीवियस नॉलेज, ठीक है ना, एक है जी नई नॉलेज। इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का, एक पुल का काम करता है। जो ज्ञान स्टूडेंट के दिमाग में पहले से भरा हुआ है उसके साथ नए ज्ञान का लिंक करता है भाई। किसी भी विषय के बारे में जो ज्ञान स्टूडेंट के दिमाग में पहले से भरा हुआ है उसके साथ नए ज्ञान को क्या करता है, नए ज्ञान को लिंक करना है हमें, ठीक है ना। आप एक टीचर हो, आपको जो बच्चे के दिमाग में पहले से भरा हुआ है उसके साथ नए ज्ञान को क्या करना है, लिंक करना है, ठीक है ना। अब जैसे आप हिंदी के टीचर बन गए तो आप +2 क्लास को पढ़ा रहे हो या +1 को पढ़ा रहे हो, आपने उनको अलंकार करवाने हैं। तो अलंकार तो बच्चा पहले भी करके आया है ना, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, सब में अलंकार करके आया है। लेकिन आप जो यहाँ कुछ एडवांस अलंकार करवाना चाहते हो भी, जो उसको आगे चल के भी काम आए भी, जब वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे, तो आप क्या करोगे, पहले पुरानी नॉलेज को देखोगे कि नहीं देखोगे, कि अलंकारों के बारे में बच्चा जानता कितना है। बच्चे को कखा नहीं आता अलंकार के बारे में, आप हाई लेवल की नॉलेज के लिए तैयार बैठे हो। टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग व्हाट इज टू बी लर्न। कहते हैं कि जो टीचर है ना, टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है। टीचर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए, और प्रेजेंट करने के लिए कि व्हाट इज टू बी लर्नड, क्या पढ़ाया जाना है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो टीचर के ऊपर है। अरे क्या पढ़ाया जाना है, कितना पढ़ाओगे, किस तरह से पढ़ाओगे, है ना। पहले पुराने ज्ञान को देखोगे फिर नई नॉलेज ऐड करोगे। ये सारी की सारी बात किसके ऊपर डिपेंड है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। उसके बाद देखो कंपोनेंट्स की बात करते हैं। उसके बाद किसकी बात करते हैं, कंपोनेंट्स की बात करते हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजन मॉडल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये वही कंपोनेंट्स है अभी जो हमने अभी पीछे अभी पढ़े थे, ठीक है ना। लगभग वही कंपोनेंट्स है इसके, ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है। तो पहला क्या है भाई, पहला है संरचना, सिंटेक्स यानी कि संरचना। पहला क्या है, संरचना। तो जो एडवांस ऑर्गेनाइजर होता है उसकी संरचना कैसे करते हैं, उसके 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। यानी कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसे भी बोल सकते हो। फेज 1, फेज 2, फेज 3। एडवांस ऑर्गेनाइजर की जब आप संरचना करते हो, सिंटेक्स करते हो, तो सिंटेक्स करने के लिए 3 ऑर्गेनाइजर होते हैं भाई। 3 ऑर्गेनाइजर कौन कौन से होते हैं, अब बात कर लेते हैं इन ऑर्गेनाइजर्स पर, कि जो 3 ऑर्गेनाइजर है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। वो होते हैं भाई, देखो पहली बात तो क्या कि फेज 1, चरण 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, कि आप अग्रिम जो ऑर्गेनाइजर है, व्यवस्था है, उसको आप क्या करोगे, प्रेजेंटेशन, उसको आप तैयार करोगे भाई। उसको क्या करोगे, आप उसको तैयार करोगे कि जो भी आपको बच्चे को पढ़ाना है आप किस तरह से पढ़ाओगे, अग्रिम को आप तैयार कर लोगे। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क और मटेरियल, फिर आप बच्चे को पढ़ाओगे, प्रेजेंट करोगे क्लास के अंदर,
ठीक है ना। प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क और मटेरियल, आप लर्निंग जितने भी लर्निंग के काम है, जितने भी टास्क है उनको बच्चों के बताओगे, और फिर जितने भी मटेरियल है वो बच्चों को दोगे सारा का सारा, जितने भी टीचिंग एड्स है। फिर फेज 3 में क्या करोगे, स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजर। आप ये देखोगे कि बच्चों ने कितना सीखा, उनकी बुद्धि में कितना भरा है। उसके बाद आप क्या देखोगे कि बच्चे ने कितना सीखा, उसके दिमाग में भरा कितना है, क्या बच्चे को वास्तव में कुछ समझ में आया या बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया। आपने तो पहले एडवांस ऑर्गेनाइजर का प्रयोग किया, मतलब आपने तो मॉडल भी तैयार कर लिया, आपने क्लास में उसको प्रेजेंट भी कर दिया, आपने कार्य टास्क भी बता दिए, आपने मटेरियल भी बता दिया। फिर आप क्या देखोगे कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने मतलब कितना पाया, कितना ग्रहण किया, उनकी बुद्धि में कितना अंतर आया। ये तीन क्या होते हैं, तीन फेज होते हैं। ये तीन क्या होते हैं, तीन फेज होते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा डिटेल में हम आगे कर लेते हैं। तो देखो फेज 1, पहला है फेज 1, क्लैरिफाई एम्स ऑफ द लेसन। अब फेज में जब आप तैयारी कर रहे हो बच्चे को पढ़ाने की, आप मॉडल बना रहे हो, तो आप मॉडल जब बनाओगे तो आप क्या करोगे, फेज 1 को आप कैसे पार करोगे। फेज 1 में तो मॉडल ही बनाया जाता है, फेज 2 में पढ़ाया जाता है, और फेज 3 में देखा जाता है बच्चे ने क्या सीखा। सिंपल बात है, ठीक है ना। फेज 1 में पहले बताया जाता है कि भाई फेज 1 के अंदर पहले तैयारी होती है, फेज 2 के अंदर उस तैयारी को क्या डिलीवर किया जाता है, और फेज 3 में देखा जाता है कि बच्चे ने सीखा कितना है। तो देखो बात करते हैं फेज 1 की, बात करते हैं किसकी, फेज 1 की। तो फेज 1 क्या कहता है, क्लैरिफाई एम्स ऑफ द लेसन, कि आप सबसे पहले जो लेसन आपने बच्चे को पढ़ाना है उसको उसके एम्स क्लैरिफाई करोगे, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप बच्चे को क्या सिखाना चाहते हो, मेन बात तो ये है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप एम्स को क्या करोगे, क्लैरिफाई करोगे। उसके बाद प्रेजेंट ऑर्गेनाइजर को प्रेजेंट करोगे जो आपने बनाया है। गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दोगे कि भाई कल मैंने बच्चे को इस बात पर तो ये एग्जाम्पल देना है, कल मैंने बच्चे को इस बात पर ये एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल्स की बात करोगे। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, बच्चे को कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करवाओगे, तो उसके लिए आप इकट्ठा करोगे पहले, फिर उसको रिपीट करोगे, फिर ये भी जानोगे कि बच्चा उसके बारे में पहले से क्या जानता है। तो ये फेज 1 का काम है, ठीक है ना। उद्देश्य का निर्माण करोगे, आप ऑर्गेनाइजर को प्रेजेंट करोगे, एग्जाम्पल दोगे, आप कंटेंट बढ़िया दोगे, आप रिपीट भी करोगे एक बात को, कि जैसे कई बार होता है ना कि मैं एक बात को 2-2 3-3 बार बोलकर बताती हूँ, तो वो क्या है, वो रिपीट है, रेपिटेशन जरूरी है। टीचर को कोई जो मेन पॉइंट है उनको रिपीट भी करना चाहिए। टीचर ये भी जानने की कोशिश करेगा कि बच्चा उसके बारे में पहले से क्या जानता है, बच्चा कितना जानता है उसके बारे में पहले, तो ये भी जानने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। उसके बाद बात करते हैं फेज 2 के बारे में। उसके बाद क्या बात करते हैं, फेज 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। फेज 2 के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट मटेरियल्स, यानी कि जो आप बच्चे के लिए आपने मटेरियल के बारे में सोचा है, आपने जो मॉडल बनाया है, आपने जो प्री प्लान किया है, आप उस मटेरियल को क्लास में प्रेजेंट करोगे भाई। जैसे कोई चार्ट है, कोई चित्र है, कोई मॉडल है, कोई प्रोजेक्टर है, कोई ठीक है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें जो हैं आप क्लास के अंदर क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे, दिखाओगे बच्चे को। फिर मेंटेन अटेंशन, और आप अटेंशन को मेंटेन करोगे कि बच्चे आपकी जो दिखाई हुई चीज़ों को या आपकी बताई हुई बातों को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं या नहीं देख रहे, वो सुन रहे हैं या नहीं, समझ रहे हैं या नहीं। अब बच्चा आप तो वहाँ पर जोर लगाए बैठे हो समझाने के लिए, बच्चे का ध्यान ही नहीं है, आपने क्लास में अटेंशन ही नहीं मेंटेन कर रखी, तो फिर बच्चा भला सीखेगा कैसे। जैसे कई बार कोई टीचर होता है ना, उससे क्लास संभलती नहीं है, टीचर पढ़ाता रहेगा, बच्चे आपस में बातचीत करते रहेंगे, तो फिर फायदा क्या उस चीज़ का। जब बच्चे की अटेंशन ही नहीं है, आपकी बात के प्रति बच्चा वैल्यू नहीं दे रहा आपकी बात को, ठीक है ना, तो आप अटेंशन को क्या करोगे, मेंटेन करोगे। बच्चे को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाओगे, ऐसे थोड़ी ना कि आपने कभी ये पढ़ा दिया फिर एकदम ये पढ़ाने लगे, एकदम ये पढ़ाने लगे, एकदम ये पढ़ाने लगे, ऐसे थोड़ी ना करोगे आप क्या करोगे, आप बच्चे को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ज्ञान दोगे। जैसे पहले आप बच्चे को लो लेवल का ज्ञान दोगे, उसके बाद बच्चे को क्या करते जाओगे, हाई लेवल का ज्ञान जो है बच्चे को देते जाओगे। आपने बच्चे को लो टू हाई की तरफ रखना है भाई, ऐसे थोड़ी ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ऐसे थोड़ा ना करोगे। मेक लॉजिकल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, हम लर्निंग के लिए लॉजिकल ऑर्डर बनाएंगे, है ना, यानी कि जो तार्किक जो व्यवस्था है ना, एक आदेश है, वो बच्चे के लिए तैयार करेंगे। उसके बाद फेज 3 में क्या होगा
कि यूज प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरग्रेटिव रिकोनिशिलेशन, यानी कि आप बच्चे को एकीकृत रूप में आप बच्चे को उद्देश्य सिखाओगे। इंटीग्रेटेड क्या होती है कि जहां पर सभी प्रकार के बच्चों को इकट्ठा ले लिया जाता है। बच्चा एक्टिव होकर ज्ञान को ग्रहण करे, ये भी देखेंगे आप। जैसे आप तो एक्टिव होकर पढ़ा रहे हो, पर बच्चा क्या है, बच्चा वहां पर पैसिव है भाई। बच्चा भी एक्टिव होना चाहिए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव होने चाहिए भी। पढ़ाने के महत्वपूर्ण बिंदु क्लियर करेंगे और अंत में बच्चे से पूछेंगे, यानी कि जो मेन पॉइंट है वो क्लियर करेंगे भी। देखो इसके तत्व आएंगे, इसके कार्य आएंगे, इसके ये आएंगे, और उसके बाद अंत में आप बच्चे से पूछोगे कि भाई तुमने सीखा कितना है। अंत में ई वैल्यूएशन तो करोगे। ई वैल्यूएशन जब तक आपने नहीं किया तो पता कैसे चलेगा भाई कि बच्चे ने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा। ठीक है ना। लास्ट में क्या करोगे, ई वैल्यूएशन आप बच्चे की करोगे। ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 पर सोशल सिस्टम। ये तो फेज उसी के थे ना, सिंटेक्स के थे। उसके बाद क्या है, सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम का मतलब क्या कि भाई, सॉरी स्पोर्ट सिस्टम है, मैंने सोशल सिस्टम गलती से, अच्छा वो आगे चला गया था तो सोशल सिस्टम ही। हाँ जी। तो अगला हमारा क्या है, सोशल सिस्टम। टीचर इज इनिशिएटर। टीचर हमेशा एक इनिशिएटर है भाई। ठीक है ना। टीचर क्या है, यहां पर एक मिनट, इनिशिएटर है। ठीक है ना। टीचर यहां पर क्या है, एक इनिशिएटर है। हाँ जी। यानी कि इनिशिएटर का मतलब क्या होता है भाई, टीचर एक कोई भी चीज को प्रारंभ करने वाला है भाई। ये क्या होता है, प्रारंभ करने वाला, यानी कि आगे होकर काम को करने वाला इनिशिएटर है। बच्चे को नया ज्ञान पुराने ज्ञान में अंतर करना आना चाहिए। ठीक है ना। सोशल सिस्टम में क्या देखेंगे कि बच्चे को ये अंतर करना आना चाहिए कि नए ज्ञान और पुराने ज्ञान में क्या अंतर है। हेल्दी स्टूडेंट का और टीचर का हेल्दी इंटरेक्शन होना चाहिए, यानी कि आपस में जो अंतर क्रिया होना वो भी क्या हो, वो हेल्दी वे के अंदर हो। ठीक है, क्लियर बात। चलो जी। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। अध्यापक स्टूडेंट के सभी डाउट्स को क्लियर करे व एक्टिवली करे। ये नहीं कि बच्चे ने कुछ पूछ लिया और अध्यापक उसका जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है, और अगर जवाब दे रहा है अध्यापक तो बिल्कुल घटिया सा जवाब दे रहा है, और या फिर मन से नहीं दे रहा, या बच्चे को पहले धमकाता है जी भर के, यार तेरे को अक्ल नहीं है, तेरे को तो ध्यान से पहले सुनता नहीं, अब आ गया मेरा दिमाग खाने, ये है वो है। तो ये गलत तरीका है। यानी कि आप अध्यापक स्टूडेंट के सभी डाउट्स को क्लियर करें और क्या करें, एक्टिवली करें, एक्टिव होकर करें। ये प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि बच्चा आपकी बात को सुनकर रिस्पॉन्स देगा ही देगा। और आपने क्लास का माहौल भी ऐसा बनाना है कि बच्चे क्लास में क्या दें, आपको रिस्पॉन्स दे। ठीक है ना। बच्चे क्या करें, क्लास में आपको रिस्पॉन्स दे। उसके बाद है स्पोर्ट सिस्टम। स्पोर्ट का मतलब क्या है कि टीचिंग एड्स को, लर्निंग एड्स को आप यूज़ करें। ठीक है ना। टीचर की सब्जेक्ट पर कितनी मास्टरी है और उसके पढ़ाने का तरीका क्या है, ये चीज़ भी स्पोर्ट सिस्टम में आती है। मतलब स्पोर्ट सिस्टम का मतलब समझ गए कि आपको सपोर्ट कितनी मिल रही है। अगर आपको सपोर्ट मिल रही है तभी तो आप पढ़ाओगे। जिसके पास साधन है वही तो आगे जाता है, जिसके पास साधन नहीं है वो आगे कैसे चला जाएगा। तो सभी टीचिंग लर्निंग एड्स को टीचर क्या करे, यूज़ करे। और टीचर के सब्जेक्ट पर कितनी मास्टरी है और उसका पढ़ाने का तरीका क्या है, ये बात भी क्या करती है, इसके अंदर मैटर करती है। अगर टीचर की सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी नहीं है, या सब्जेक्ट के ऊपर उसका मतलब वो उसको नहीं आता ढंग से, तो बच्चे कभी भी उसका आदर मान नहीं करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन माना टू टीच स्किल्स और इफेक्टिव लर्निंग। टू टीच स्किल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। एक मिनट रुको। हाँ जी।
तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि आपने बच्चे को जो सिखाना है, टीच करना है, जो कौशल बच्चों को आपको सिखाने हैं, वो इफ़ेक्टिव लर्निंग, इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए। बच्चे में अमूर्त चिंतन को बढ़ाना है आपने, यानी कि बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने के योग्य बने। जो चीज़ आँखों के सामने नहीं है, उसके बारे में भी बच्चा अच्छी तरह पढ़ पाए, सोच पाए, समझ पाए। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्व स्किल्स सिखाना, कि समस्या का समाधान करने की जो स्किल्स है, वो आपने बच्चे को सिखानी है। कैसी स्किल्स सिखानी है? समस्या का समाधान करने की जो स्किल्स है, वो आपने बच्चे को सिखानी है। प्रॉब्लम सॉल्व स्किल्स सिखाओगे, क्योंकि हमने बच्चे को इस तरह का बनाना है कि बच्चा जो है वो लास्ट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्वर बने, प्रॉब्लम को सॉल्व करना अच्छी तरह से सीख जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं हम लोग कि एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, है ना, टीचिंग लर्निंग में ये किस प्रकार सहायता करता है। तो देखो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं कि पहला, इट हेल्प्स टीचर टू ऑर्गेनाइज। यह टीचर की हेल्प करता है किसके अंदर? ऑर्गेनाइज करने में, यानी कि व्यवस्था बनाने के अंदर, कि क्लास के अंदर एक अच्छे तरीके से, अच्छी व्यवस्था से वो बच्चे को पढ़ाएगा, तो ऑर्गेनाइज करने में उसकी क्या करता है? मदद करता है, सहायता करता है। ठीक है ना। अगर टीचर को यही नहीं पता कि पढ़ाना क्या है, तो वो क्लास को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा। इट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न एक्टिवली। यह बच्चों को एक्टिव रहकर लर्न करने में हेल्प करता है। अगर बच्चे पैसिव है, आप एक्टिव हो, तो अधिगम प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है ना। बच्चे पैसिव, आप एक्टिव हो, अगर उल्टा हो कि आप पैसिव और बच्चे एक्टिव है, तो भी अधिगम प्रक्रिया नहीं हो सकती। पढ़ाने और पढ़ने की क्रिया तभी संपन्न होती है जब टीचर भी एक्टिव हो और बच्चा भी एक्टिव हो। ठीक है। इट हेल्प्स टू सोल्व प्रॉब्लम। यह प्रॉब्लम को सोल्व करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आपका एडवांस ऑर्गेनाइजिंग मॉडल हो गया। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट। अगले लेक्चर में क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर, आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि जो कॉन्सेप्ट आप बच्चे को अवधारणात्मक जो है सीखने का, मतलब आप बच्चे को जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हो, बच्चा उसको धारण कैसे करेगा, ठीक है ना, अटेन कैसे करेगा उसको, इसके ऊपर है वे नेक्स्ट। ठीक है, तो पहले आपने बच्चे की प्रीवियस नॉलेज तो देख ली, पर अब आप ये तो देखिए ना कि जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चा वो धारण कैसे कर रहा है। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। आपके ये लगभग टॉपिक हो गए 2, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।